बच्चा लोग हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अभी, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इस टॉपिक के ऊपर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिए अपने एग्जाम में। वो थियरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, दोनों फॉर्मेट में आ सकता है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, छोटी छोटी या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स या रूल्स, वो आपको ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। अभी तक का ट्रेंड ये कहता है कि हर एग्जाम में रजिस्ट्रेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक सवाल आया ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो नेचर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है जीएसटी का? तो सबसे पहली बात, वन रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रेशन इज इन जीएसटी इज पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। मतलब आपका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होगा पूरे इंडिया में। इनकम टैक्स लॉ के अंदर में आप पैन निकालते हो तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर एक ही होता है। और मान लेते हैं कि आपका आपका जो नाम है, आप जो असेसी हो, आप हो XYZ लिमिटेड। ठीक है, यू आर XYZ लिमिटेड। ठीक है, आपका महाराष्ट्र में भी बिजनेस है, आपका राजस्थान में भी बिजनेस है, और आपका गुजरात में भी बिजनेस है। तो पैन तो आपका एक ही रहेगा, बट आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रहेंगे तीन। महाराष्ट्र का नंबर अलग रहेगा, राजस्थान का नंबर अलग रहेगा, गुजरात का नंबर अलग रहेगा। और आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से लिंक रहेगा। सो द रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पैन बेस्ड एंड स्टेट स्पेसिफिक। पैन से लिंक नंबर रहेगा, बट हर एक स्टेट का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग रहेगा। पैन इनकम टैक्स लॉ के अंदर में निकालते हैं, वो पूरे इंडिया में एक ही होता है। वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जनरली रहेगा, बट आप चाहो तो एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस भी ले सकते हो। However, a business entity having separate places of business in a state may obtain separate registration for each of its place of business। मतलब मान लेते हैं महाराष्ट्र में आपकी दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच आपकी पूना में है और एक ब्रांच आपकी नागपुर में है। तो जनरली पूना और नागपुर दोनों के ब्रांच के लिए आपको एक ही रजिस्ट्रेशन चलेगा, बिकॉज यू आर वर्किंग इन ओनली वन स्टेट। बट अगर आप चाहो, यू मे, ऐसा कंपल्शन नहीं है, आपका ऑप्शन है। इफ असेसी वांट्स, अगर आपको चाहिए तो आप पूना का नंबर अलग लो, नागपुर का नंबर अलग लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपका बिजनेस मल्टीपल स्टेट्स में है तो हर एक स्टेट में अलग से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना मैंडेटरी है। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड जीएसटीआईएन। तो जो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसे जीएसटीआईएन कहते हैं। इट इज अ 15 डिजिट नंबर। ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक या एमसीक्यू के लिए। इट इज अ 15 डिजिट नंबर and a certificate of registration incorporating therein this GSTIN is made available to the applicant on the GSTN common portal। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का जो कॉमन पोर्टल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का नंबर होता है वो 15 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें के 10 डिजिट्स होते हैं आपके पैन। जो पैन का जो 10 डिजिट होता है, 10 डिजिट पैन होते हैं और बाकी के 5 डिजिट कुछ और इंडिकेट करते हैं, जो हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट टैक्स स्पेसिफिक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सीजीएसटी के लिए अलग लेना पड़ेगा, एसजीएसटी के लिए अलग लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, देन सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हाउएवर हर स्टेट में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको क्या क्या याद रखने का है? रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन बेस्ड है, स्टेट स्पेसिफिक है, हर एक स्टेट में आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपका किसी एक स्टेट में मल्टीपल ब्रांचेस है तो एक रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वर्क करेगा, बट अगर आप चाहो तो हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। जो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 15 डिजिट का कोड होता है, जिसमें 10 डिजिट पैन कार्ड के होते हैं। आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के कॉमन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहां से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे पर्सन्स लायबल टू रजिस्टर। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? एक लिमिट है बेस्ड ऑन टर्नओवर, दोज हु एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हम आगे पढ़ेंगे। एक लिमिट कही गई है कि आपका टर्नओवर एक्स अमाउंट के ऊपर जाएगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा। So those who exceed the threshold limit elaborated separately
वो आगे हम पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, transferee liable to be registered from the date of succession of business. In the case of amalgamation or demerger by an order of High Court, transferee liable to be registered from the date on which Registrar of Companies issues the incorporation certificate giving effect to order of High Court. मतलब क्या है? एक तो आपका अगर थ्रेशोल्ड लिमिट जो दिया है उस टर्नओवर के ऊपर चले जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको बिजनेस सक्सेशन में मिला है, मतलब कि अगर आप लीगल हेयर हो और ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन आपको बिजनेस मिला है, तो एज अ ट्रांसफरी यू नीड टू अप्लाई फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन। और अगर अमलगमेशन होता है या डीमर्जर होता है, देन वो जो ट्रांसफरी कंपनी है जिसके साथ में अमलगमेशन हुआ है या जिसको मिला है, दैट कंपनी हैज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करेंगे उस डेट को। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट, सक्सेशन एंड अमलगमेशन और डीमर्जर। अब यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट हमने पढ़ा था, तो क्या है टर्नओवर की लिमिट, ये आपको लर्न करना है। स्टेट वाइज अलग अलग लिमिट है, एक बार हम पढ़ेंगे फिर हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो applicable threshold limit for registration states with the threshold limit of rupees 10 lakhs for both goods and services। यानी ऐसे स्टेट्स जहां पे आपका बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज 20 lakhs फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी एंड तेलंगाना। States with threshold limit of rupees 20 lakh for services and 40 lakh for goods exclusive: जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, एक्सेट्रा। मतलब अगर आप मणिपुर में बिजनेस कर रहे हो, मिजोरम में बिजनेस कर रहे हो, नागालैंड में बिजनेस कर रहे हो या फिर त्रिपुरा में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप चाहे गुड्स सप्लाई करो या सर्विसेज सप्लाई करो, अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 10 लाख के ऊपर चले जाता है, इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 10 लाख, तो यू नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हो, मेघालय में बिजनेस कर रहे हो, सिक्किम में बिजनेस कर रहे हो या फिर उत्तराखंड या पुडुचेरी या फिर तेलंगाना में बिजनेस कर रहे हो, तो फिर चाहे आप गुड्स सप्लाई करो या सर्विसेज सप्लाई करो, अगर आपका टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए के ऊपर अगर चले जाएगा तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में हो, आसाम में हो, हिमाचल प्रदेश में हो या ऑल अदर स्टेट में हो, यानी बचे हुए सारे स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, तो यहाँ पे सर्विसेज के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख। मतलब अगर आप सिर्फ सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको टर्नओवर अगर 20 लाख के 40 लाख के ऊपर जाएगा, आपका सेल्स अगर 40 लाख के ऊपर जाएगा तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब अगर आप इस कैटेगरी में हो, अगर आप ओनली गुड्स कर रहे हो, ओनली गुड्स, तो आपको लिमिट कितनी है 40 लाख। अगर आप सर्विसेज कर रहे हो लिमिट कितनी है 20 लाख। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज आप अगर दोनों सप्लाई कर रहे हो तो आपको लिमिट कितनी लगेगी 20 लाख। यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया गया है। मतलब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश या इनके अलावा ऑल अदर स्टेट्स में हो जो ऊपर दिए गए, उनके अलावा किसी और स्टेट में हो, तो ओनली सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, अगर आपका सेल्स, आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप ओनली गुड्स कर रहे हो, ओनली गुड्स, तो 40 लाख के ऊपर टर्नओवर जाएगा तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दे रहे हो, अगर आप गुड्स भी सेल कर रहे हो, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको लिमिट लगेगी 20 लाख की। गेटिंग माय पॉइंट। और ये टर्नओवर जो कैलकुलेट करना है पैन इंडिया बेसिस पर करना है। पैन इंडिया बेसिस पर मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपका महाराष्ट्र में भी ब्रांच है, गुजरात में भी ब्रांच है और राजस्थान में भी ब्रांच है। आपका और आप सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग ओनली गुड्स, ठीक है। महाराष्ट्र में आपका टर्नओवर है मान लेते हैं 15 लाख, गुजरात में भी आपका टर्नओवर है 15 लाख और राजस्थान में भी आपका टर्नओवर है 15 लाख। तो इंडिविजुअल स्टेट में तो आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर नहीं गया, लेकिन आपका पैन इंडिया मतलब इंडिया में आपका जितना भी टर्नओवर हो हमको सब ऐड करना पड़ेगा।
तो आपका पैन इंडिया टर्नओवर कितना हो गया? 15 प्लस 15 प्लस 15 45 लैक्स। तो पूरे इंडिया का जब मैंने टर्नओवर का टोटल किया तो आपने 40 लाख के लिमिट को क्रॉस कर लिया, तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और राजस्थान में भी। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लिमिट कंसिडर करनी है 20 लाख पैन इंडिया की, पूरे इंडिया का सेल्स आपको ऐड करना है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कर रहे हो तो भी पूरे इंडिया का सेल्स ऐड करना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मान लेते हैं कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है? आप क्या सप्लाई कर रहे हो? सिर्फ गुड्स। यू आर सप्लाइंग ओनली गुड्स। आपकी एक ब्रांच है सिक्किम में, your one branch is in the Sikkim and another branch is in Maharashtra. आपकी दूसरी ब्रांच है महाराष्ट्र में। अब यहां पे प्रॉब्लम है क्योंकि सिक्किम में आप चाहे गुड्स दो या सर्विसेज दो, लिमिट कितनी है? 20 लैक्स। लेकिन ऑल अदर स्टेट्स यानी महाराष्ट्र में गुड्स की लिमिट कितनी है? ओनली गुड्स की लिमिट कितनी है? 40 लैक्स। अब सवाल यह है कि अब मैं क्या करूं? मतलब मान लेते हैं इन दोनों ब्रांचेस का मिलाकर आपका टर्नओवर है 28 लाख। तो नाउ डू यू रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ? ये क्वेश्चन है। तो व्हेनेवर ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपकी एक ब्रांच है जहां पे टर्नओवर का रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट का लिमिट कम है और दूसरी ब्रांच है जहां पे ज्यादा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लोअर लिमिट कंसिडर करनी है। कौन सी लिमिट कंसिडर करनी है? लोअर लिमिट। मतलब यहां पे आपको, सिंस यू आर हैविंग ब्रांचेस इन सिक्किम एंड महाराष्ट्र बोथ द स्टेट, तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी जैसे ही आप अपना टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर दोगे। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर मेरी एक ब्रांच सिक्किम में और एक ब्रांच महाराष्ट्र में और मैं सिर्फ गुड्स कर रहा हूं तो मुझे 20 लाख की लिमिट देखनी है। सर्विसेज के लिए तो दोनों में लिमिट 20 लाख की ही है। ओके? तो जहां पर भी आपका एक यूनिट ऑफ बिजनेस इज इन द वन स्टेट एंड अनदर यूनिट ऑफ बिजनेस इज स्टेट नंबर 2 मान लेते हैं, तो इन 1 और 2 में अगर रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर की लिमिट अलग अलग है तो जो लोअर लिमिट है आपको वो कंसिडर करनी है, हायर वाली लिमिट कंसिडर करनी नहीं है। एक बार फिर से, रजिस्ट्रेशन के लिए मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, आप चाहे गुड्स सप्लाई करो या फिर सर्विसेज सप्लाई करो, आपका अगर टर्नओवर यानी सेल्स 10 लाख को क्रॉस करेगा आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी या तेलंगाना में हो तो चाहे आप गुड्स और सर्विस कुछ भी दो, 20 लाख को अगर आपका सेल्स या टर्नओवर क्रॉस करके आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑल अदर स्टेट में हो, मतलब इनके अलावा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके अलावा अगर आप किसी स्टेट में हो तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 20 लाख। अगर आप ओनली गुड्स दे रहे हो तो लिमिट कितनी है? 40 लाख। अगर आप गुड्स प्लस सर्विस दोनों दे रहे हो तो लिमिट कितनी देखनी है? 20 लाख की, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का सेल्स या टर्नओवर। और जहां पर ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आपकी कुछ ब्रांचेस इस पर्टिकुलर स्टेट में है और कुछ ब्रांचेस इस पर्टिकुलर स्टेट में है, तो आप ये वाली लिमिट जो लोअर है वो अप्लाई करोगे। ओके? अब कुछ और पॉइंट्स बता दूं। जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन हर एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं लेना पड़ता। मान लेते हैं कि 18-19 में आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया, आप महाराष्ट्र में बिजनेस करते हो, आप गुड्स सप्लाई करते हो सिर्फ, और 18-19 में आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया, तो आपको 18-19 में एक बार अप्लाई करना है और ये रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम चलते रहेगा। फिर आपका चाहे टर्नओवर बढ़े या कम हो, यानी मतलब 1920 में भी चलेगा, 2021 में भी चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आपका टर्नओवर कम हुआ है या आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की या टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप इसको सरेंडर करोगे या कैंसिल करोगे और वो सरेंडर और कैंसिल एक्सेप्ट हो जाएगा, उस समय से आपकी जीएसटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। मतलब वंस यू आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, यू आर रजिस्टर्ड। एवरी ईयर बार बार नहीं करना है,
फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई सिचुएशन आई कि आप महाराष्ट्र में हो और आप मान लेते हैं सर्विस सप्लाई कर रहे हो, यू आर इन दी महाराष्ट्र, ठीक है, और आप यहाँ पे सर्विस दे रहे हो, और फॉर एग्जाम्पल 18-19 में आपका टर्नओवर था 22 लाख, तो सर्विस 20 लाख, आप 18-19 में रजिस्टर हो गए। अब मान लेते हैं 19-20 में आपका टर्नओवर है सिर्फ 18 लाख, तो भी 19-20 में आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज वंस यू आर रजिस्टर्ड यू आर रजिस्टर्ड। फॉर एग्जाम्पल 2021 में आपका सर्विस का टर्नओवर है 32 लाख, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको वैसे ही आप रजिस्टर्ड हो। लेकिन मान लेते हैं 21-22 में आपका टर्नओवर हुआ 10 लाख और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में भी आपका टर्नओवर कम ही रहेगा, तो आपको अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है आप लोगों को ये? तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ये पूरा डेटा स्टेट वाइज याद करना है, लर्न करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यू हैव टू लर्न दिस स्टेट वाइज, क्योंकि एग्जाम में देंगे वो कि XYZ डूइंग बिजनेस इन मणिपुर, तो मणिपुर में कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख का लिमिट लगेगा सर। वही अगर उसने मेघालय दिया तो सर 20 लाख का लगेगा, वही अगर उसने गुजरात दिया उसमें सर्विस बोला तो 20 लाख, गुड्स प्लस सर्विस दोनों बोला तो भी सर 20 लाख, ओनली गुड्स बोला एक्सक्लूसिव गुड्स तो फिर कितना, 40 लाख। ठीक है, तो एक बार आप इसको पॉज करके जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसे फिर से एब्जॉर्ब कीजिए, इसको रीड कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते आगे हम लोग। तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट का एप्लीकेबिलिटी। आगे सर यहाँ पे टर्नओवर वर्ड यूज हो रहा है और आप कह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब पूरे इंडिया का टर्नओवर, राइट? सो टर्नओवर में क्या क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो टर्नओवर के डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, टैक्सेबल सप्लाईज आपके जितने वो सारे आएंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाईज जितने भी वो सारे आएंगे, एक्सपोर्ट्स आपके जितने भी है वो सारे आएंगे, इंटरस्टेट सप्लाई जो भी है वो सारे आएंगे, मतलब पूरे इंडिया का टैक्सेबल सप्लाई ऐड करो, पूरे इंडिया का एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड करो, आपने जितना भी इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया वो ऐड करो, जितना भी आपका इंटरस्टेट सप्लाई वो ऐड करो, वो सबको ऐड करके क्या होगा आपका अग्रीगेट टर्नओवर, एंड दिस अग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर वन पैन सेम पैन। और ये पूरे इंडिया का जितना भी आपका टर्नओवर है, ये टोटल टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाई, ये टोटल अगर 10 लाख या 20 लाख या फिर यहाँ पे 20 लाख या 40 लाख ऐसा केस में भी से ऊपर जाएगा तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है, यू नीड टू मैंडेटरीली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। एक बार फिर से अग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, ऑल इंटरेस्टेड सप्लाईज, सप्लाईज ऑन ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल। इसमें क्या क्या नहीं आएगा, वो सप्लाई जिसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जीएसटी लॉ के अंदर के सारे टैक्सेस नहीं आएंगे इंक्लूडिंग कंपेंसेशन सेस। मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लेते हैं हम लोग है XYZ, हम लोग कौन है, XYZ लिमिटेड है, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट किया फॉर एग्जांपल 10 लाख का, हमारा टैक्सेबल सप्लाई मान लेते वो है 5 लाख का, हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लेते वो है 20 लाख का, और हमने कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने ट्रांजैक्शन किए वर्थ रुपीज फॉर एग्जांपल 8 लाख के, ठीक है, तो हमारे टर्नओवर में ये 10 लाख 5 लाख और 20 लाख तो आएगा, लेकिन ये जो 8 लाख का हमने ट्रांजैक्शन किया जिसके ऊपर हमें एज अ रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी भरना है, वो ऐड करना नहीं है। ट्रांजैक्शंस ऑन विच आई नीड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो मैं ऐड करना नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? इन तीनों का टोटल अगर मेरे स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाएगा तो मुझे जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार सारी चीजें फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है, बराबर है। थ्रेशोल्ड लिमिट अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा के लिए कितनी है, 10 लाख,
चाहे आप गुड्स भेजो या सर्विस बेचो। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना के लिए कितनी है 20 लाख, चाहे आप गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो। एंड ऑल अदर रिमेनिंग स्टेट, इनके अलावा बाकी के सारे स्टेट में अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो 20 लाख, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली गुड्स दे रहे हो तो 40 लाख, आप गुड्स प्लस सर्विसेज दे रहे हो तो 20 लाख। आपकी एक ब्रांच अगर जम्मू कश्मीर में और एक ब्रांच अगर अरुणाचल प्रदेश में तो लिमिट कितनी लगेगी 20 लाख। ओके, और टर्नओवर लेना है पैन इंडिया बेसिस पर, पूरे इंडिया का टर्नओवर लेना है आपको, आपकी जितने भी ब्रांचेस है हर ब्रांच का टर्नओवर ऐड करना है, पूरे इंडिया का टर्नओवर अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाएगा देन यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। तो आपके अग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट आर द थिंग्स टू बी इंक्लूडेड इन योर अग्रीगेट टर्नओवर, योर ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, योर ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, आपका पूरा एक्सपोर्ट, आपका पूरा इंटरस्टेट सप्लाईज, ये सब ऐड करके होगा आपका अग्रीगेट टर्नओवर। तो अग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो अग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है, जो भी आपने इनवर्ट सप्लाई रिसीव किया जिसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो ऐड नहीं करना है, और जीएसटी लॉ के कोई भी टैक्सेस ऐड करने नहीं है। इनके अलावा देयर इज वन टर्म व्हिच सेज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, कि आपको जीएसटी लॉ में रजिस्टर करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। आपका टर्नओवर 1 रुपया भी रहा, 1 लाख भी रहा, 50,000 भी रहा, तो भी आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस टर्म को हम कहते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप वो किन लोगों के लिए, अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हो, मतलब आप महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर सप्लाई कर रहे हो, अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हो तो आपको कंपल्सरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपका जनरली पूरा बिजनेस महाराष्ट्र में है, आप मैक्सिमम सारे काम महाराष्ट्र में करते हो, बट कैजुअली आपको एक काम मिला जो कि मान लेते हैं वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि ना तो वेस्ट बंगाल में आपकी ब्रांच है, ना ही वेस्ट बंगाल में आपका बिजनेस है, बट कैजुअली आपको वेस्ट बंगाल में काम मिला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप एक आर्किटेक्ट हो, आपका पूरा काम महाराष्ट्र में चल रहा है, बट ओकेजनली एक ही काम आपको मिला वेस्ट बंगाल में आर्किटेक्चर का, तो फॉर वेस्ट बंगाल स्टेट यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो आपको वेस्ट बंगाल में भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मीन्स यू आर इंटरेस्टेड सप्लायर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर आप ऐसे सप्लायर हो जिसको रिवर्स चार्ज बेसिस में टैक्स पे करना है, आपको मैंडेटरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, मतलब आप इंडिया के जनरली रेसिडेंट नहीं हो, आप फॉरेन रेसिडेंट हो, इंडिया में आके आप एक काम कर रहे हो, तो यू नीड टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। A person who supplies on behalf of some other taxable person, that is an agent of some principal, अगर आप किसी का एजेंट हो तो आपको मैंडेटरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मैंडेटरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ऐसी कैटेगरीज पढ़ रहे हैं जहां पे यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। आपका टर्नओवर कितना भी रहे फिर भी आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, हम वो चीजें पढ़ रहे हैं। वो किसके लिए है, अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, अगर आप किसी के एजेंट हो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर कोई अदर पर्सन अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो वो जब जैसे नोटिफाई करेगी उस समय हम लोग देखेंगे उसको। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है, मतलब इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या पढ़ा हमने, आपको कैजुअली किसी पर्टिकुलर स्टेट में काम मिला, जैसे आपका मेन बिजनेस मान लेते हैं आप एक आर्किटेक्ट हो, मान लेते हैं आपका मेन पूरा सर्विस प्रोवाइडिंग महाराष्ट्र में है, ओकेजनली एक ही काम मिला आपको वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, ऐसा पर्सन जो जनरली इंडिया के बाहर रहता है, एक आधा काम करने के लिए इंडिया में आया तो उसको हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। इसके अलावा देयर इज वन कैटेगरी
जहां पे हम कहते हैं पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसे लोग जिनको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट की नहीं है, टर्नओवर चाहे 1 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, स्टिल दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, एक बार हम पढ़ेंगे देन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। Persons engaged exclusively in supplying goods or services or both not liable to tax or wholly exempt from tax। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया exclusive। Agriculturist limited to supply of produce out of cultivation of land। Person making only reverse charge supplies। Person making interested supplies of taxable services up to ₹20 लाख। देखो यहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लायर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का है, लेकिन कहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड सर्विस सप्लायर हो 20 लाख रुपए तक के हो तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख। इसका मतलब क्या है? अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एक्सक्लूसिवली, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है एक्सक्लूसिव, जो एक्सक्लूसिवली मींस ओनली एंड ओनली एक ही तरीके का सप्लाई कर, ओनली एंड ओनली सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज दोज आर नॉट लायबल टू टैक्स और होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब मान लेते हैं कि आप लोग मिल्क सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मिल्क, बराबर है, मिल्क जो कि पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। ओनली मिल्क सप्लाई कर रहे हो, यू आर सप्लाइंग ओनली मिल्क। आई विल करेक्ट दिस एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर हो गए। आप लोग ओनली मिल्क सप्लाई कर रहे हो, ओनली मिल्क, ठीक है, ओनली एंड ओनली मिल्क जो कि एग्जेम्प्ट है, होली एग्जेम्प्ट है। तो आपका टर्नओवर 100 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, यू नीड नॉट टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ। लेकिन अगर आप टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट दोनों सप्लाई कर रहे हो, मतलब मान लेते हैं आप मिल्क सप्लाई कर रहे हो प्लस आप ब्रेड भी दे रहे हो, ठीक है, आपका मिल्क का टर्नओवर है मान लेते हैं 39 लाख और आपका ब्रेड का टर्नओवर है मान लेते हैं सिर्फ 2 लाख। नाउ इन दोनों का टोटल अगर आप करते हो एंड इफ दिस एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख हमने पढ़ी है, देन यू नीड टू टेक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। ये बात अलग है कि आप जीएसटी सिर्फ 2 लाख पे चार्ज करोगे और बोलोगे 39 लाख तो एग्जेम्प्ट है। मतलब अगर आप सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली कंप्लीटली या फुल्ली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो, अगर आप ओनली एंड ओनली कंप्लीटली और फुल्ली नॉट लायबल टू टैक्स का सप्लाई कर रहे हो, तो आपका टर्नओवर कितना भी रहने दो, यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एक्सक्लूसिव। अगर आप एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहे हो तो इन दोनों का टोटल अगर हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जा रहा है तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हालांकि जीएसटी सिर्फ टैक्सेबल कंपोनेंट पर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो एक फार्मर को जो फार्म की एक्टिविटी करके जो भी वो सप्लाई कर रहा है, जो भी वो सेल कर रहा है, उसे जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे सप्लायर हो जिसका सारा सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज। मतलब आप जितना भी सप्लाई करते हो उसका पूरा जीएसटी रिसिपिएंट को भरना है, एज ए सप्लायर आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। यू आर अ पर्सन हु इज मेकिंग ओनली ऐसा सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। मतलब एज ए सप्लायर आपको जीएसटी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जीएसटी कौन भरेगा? इसका रिसिपिएंट। तो इसीलिए आपको भी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, देखो यहाँ पे हमने कहा इंटरस्टेट सप्लायर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, मतलब जैसे हम महाराष्ट्र में हैं और हम महाराष्ट्र से गुजरात में सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें अप टू 20 लाख हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। इन शॉर्ट, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा अनलेस टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाए। ठीक है।
देन पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया हैंडीक्राफ्ट गुड्स। खादी एंड विलेज की जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ हैंडीक्राफ्ट गुड्स को नोटिफाई किया गया है। वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई भी कर रहे हो लेकिन 20 लाख रुपए तक के, तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एट द सेम टाइम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, सेम नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर 20 लाख तक का उसका टर्न हो तो उसको भी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो तीन जो आए हैं ना लास्ट वाले, ये स्पेसिफिकली आया है क्योंकि यहां पर इंटरस्टेट कैजुअल को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बोला है। इन पॉइंट्स को क्रैक करने के लिए ये प्रोविजन आई है। मतलब जैसे एक जगह पे हमने कहा कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर हो तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा, एट दैट मोमेंट ओनली यू नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो, अगर आप इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो, तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा तो ही आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वैसे तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो अगर टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा तो ही आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये। मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कब आएगा? एक तो मैं इंटरेस्टेड सप्लायर हूं तो यहां पर भी क्या आएगा, इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ गुड्स कह सकते हैं हम, क्योंकि सर्विसेज को 20 लाख के ऊपर जाएगा तो ही रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके। दूसरा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अगर इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो 20 लाख का टर्नओवर के ऊपर जाएगा तो ही उसको रजिस्ट्रेशन लेने का है। सिमिलरली इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, उसमें भी 20 लाख का लिमिट लगेगा। पर्सन रिसीविंग सप्लाईज दोज टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप एज एजेंट किसी प्रिंसिपल के भी आप पे काम कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है, और एनी अदर क्लास ऑफ पर्संस एज वेल नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। पर्संस दोज आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन में कौन कौन है? पर्सन एंगेज exclusively only and only in the supply of goods or services or both, those are not liable to tax or those are wholly exempt from tax, only and only। अगर आप टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट कर रहे हो तो दोनों का टोटल करेंगे, टोटल अगर लिमिट के ऊपर जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ओनली एंड ओनली एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हो तो टर्नओवर कितना भी होने दो, यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आपके जो फार्म से जो प्रोड्यूस आप बेच रहे हो, यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो ओनली ऐसा सप्लाई कर रहा है जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, मतलब ओनली रिसिपिएंट विल पे टैक्स, देन अगेन यू डिड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज है अप टू ₹20 लाख, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप ऐसे पर्सन हो मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख, नो नीड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। नाउ वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ और कब अप्लाई करना है, ठीक है। एक बार हम पढ़ेंगे फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर नॉर्मल प्रोविजन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग रूल है। नॉर्मल पर्सन के लिए अलग रूल है, मतलब ऐसा पर्सन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसको ये वाला रूल देखने का है, इनके अलावा बाकी लोगों को ये वाले रूल देखने का है। सो यू आर नॉर्मल पर्सन, यू नीड टू अप्लाई इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज लायबल। जिस भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। अप्लाई कितने दिनों में करना है? विद इन 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जिस दिन को आपकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी उसके बाद में विद इन 30 डेज आपको अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो,
तो भी आपको हर स्टेट में अप्लाई करना है, लेकिन यहां पे अप्लाई करना है एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस शुरू होने के 5 दिन पहले ही आपको अप्लाई करना है। मतलब अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आपको 30 दिन का टाइम है। मतलब मान लेते हैं आपका टर्नओवर, वो जो हमारी स्पेसिफाइड लिमिट है, उसको एक्सीड कर गया, फॉर एग्जांपल 2 जुलाई 2020 को। इसके बाद में मेरे पास में 30 डेज है। कितने डेज है? 30 डेज है फॉर एप्लीकेशन। यानी जुलाई के 29 डेज प्लस अगस्त का एक दिन। तो 1 अगस्त तक के मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। जुलाई 31 का होता है, 31 में से 2 गए, 29 प्लस 1, 1 अगस्त तक को मुझे जीएसटी डिपार्टमेंट को अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर वही मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं, तो मुझे 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब मेरा बिजनेस शुरू हुए उसके 5 डेज बिफोर, बिजनेस चालू होने के एटलीस्ट 5 दिन पहले मुझे अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर से इन्हीं चीज को हम देख लेते हैं। अगर आप पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड नॉर्मल पर्सन हो, तो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करना है। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अप्लाई करना है फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, सर क्या मैं वॉलेंटरी खुद होकर रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? यस, यू कैन टेक रजिस्ट्रेशन वॉलेंटरी। मतलब सर मेरा टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर नहीं है एंड आई एम नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की भी मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या मैं खुद होके वॉलेंटरीली जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो पर्सन नॉट लायबल टू रजिस्टर मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलेंटरीली। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशंस की स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को यूआईएन इशू करते हैं ताकि वो उनका जो जीएसटी उन्होंने जो भरा है उसका वो रिफंड मांग सके। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइज टू सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिनको यूआईएन इशू किया जाएगा। देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी आपकी, मतलब कौन से डेट से आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा? इसमें 2 सिचुएशंस है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इफ application is submitted within 30 days, if application is submitted within 30 days of the applicant becoming liable for registration, मतलब विदिन जो टाइम लिमिट आपको बोली थी 30 दिन की, इस 30 दिन के टाइम लिमिट में आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। Effective date is the date on which he becomes liable to register. And if application is submitted after 30 days, 30 दिन के बाद सबमिट किया, after 30 days of the applicant becoming liable to registration, effective date is the date of grant of registration. Effective date will be date of grant of registration. मतलब मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल 1 में 2 जुलाई 2020 को यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और इसके बाद आपने विद इन 30 डेज, मतलब मान लेते हैं 28 जुलाई को अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, 20 जुलाई को आपने क्या किया, अप्लाई किया, 30 दिन के अंदर में कर दिया, और आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ, सर्टिफिकेट मिला आपको 29 जुलाई 2020 को, आपको जीएसटीआईएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो नंबर है उसका सर्टिफिकेट मिल गया। तो सिंस यू हैव अप्लाइड विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो योर इफेक्टिव डेट ऑन विल बी द इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फ्रॉम 2 जुलाई 2020। अगर आपने विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन को यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उस दिन से आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड। लेकिन वही इसी केस में जो आपका 2 जुलाई को आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर गया था, मान लेते आपने अप्लाई किया 19 अगस्त को, मतलब आपने आफ्टर 30 डेज अप्लाई किया, और आपने 19 अगस्त को अप्लाई किया और आपको सर्टिफिकेट मिला 21 अगस्त 2020 को।
देन इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा 21 अगस्त 2020 से। मतलब अगर आपने विद इन 30 डेज यानी जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है उस पीरियड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपका इफेक्टिव डेट विल बी वो डे जिस डे से यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, 30 डेज के बाद किया, तो जिस दिन को आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा दैट डे विल बी योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको ज्यादा इंफासाइज करना नहीं है, एक मोटा मोटा तौर पे आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, मोटा मोटा तौर पर आई एम सेइंग, ज्यादा याद करने की कोशिश करना नहीं है आपको, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपके पास में एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास में वैलिड पैन नंबर होना चाहिए। ये 3 डिटेल्स मिनिमम आपके पास में होनी चाहिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर इज पैन बेस्ड। मोबाइल और ईमेल पर आपको वन टाइम पासवर्ड या फिर ओटीपी आता है। एक बार हम प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो क्या है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, कैसे होती है ये, जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉर्मल पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए जो जो सिस्टम है वो इधर दी गई है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है वो आगे है। अभी हम नॉर्मल पर्सन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा, every person liable to get registered and person seeking voluntary registration shall apply before before applying for registration declare his permanent account number, mobile number, email address and state or union territory in part A form GST REG 01 on GST common portal। यानी जिसको भी जीएसटी के लिए अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, he has to declare his permanent account number, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एट दी जीएसटी कॉमन पोर्टल इन फॉर्म नंबर REG 01। ये होने के बाद पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेसेस आर वैलिडेटेड, पैन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम सीबीडीटी डेटाबेस, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से निकाला है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर एंड ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड सेंड टू इट, यानी वो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसके ऊपर जो ओटीपी भेजा जाएगा उससे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई किया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको पोर्टल के ऊपर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, यानी पैन नंबर देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। पैन को वेरीफाई किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस से, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, उससे उसको मोबाइल और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा। ये होने के बाद टेम्पररी रेफरेंस नंबर TRN इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये होने के बाद टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा, वो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल एड्रेस पर कम्युनिकेट किया जाएगा। यूजिंग TRN यानी कि टेम्पररी रेफरेंस नंबर, applicant shall electronically submit application in the form part B of application form along with specified document at the common portal। ये पार्ट ए होने के बाद पार्ट बी में आप सारी डिटेल्स भरोगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के साथ, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है, आप कंपनी हो तो उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप की डीड की कॉपी, शॉप एक्ट लाइसेंस अगर है तो शॉप एक्ट लाइसेंस की कॉपी, आपके KYC डॉक्यूमेंट यानी नो योर कस्टमर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट करोगे। On receipt of such application, an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to the applicant electronically। ठीक है, ये होने के बाद में आपको एक इलेक्ट्रॉनिकल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। A casual taxable person applying for registration gets a TRN for making an advance deposit of tax in his electronic cash ledger, वो हम पढ़ेंगे बाद में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का हम बाद में पढ़ेंगे। Then application shall be forwarded to the proper officer। The procedure after receipt of application by proper officer ये होती है पार्ट 2 में पढ़ेंगे।
प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ही विल एग्जामाइन द एप्लीकेशन एंड अकोम्पाइंग डॉक्यूमेंट। अगर सेम फाउंड इन ऑर्डर तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस। अगर सेम फाउंड इन ऑर्डर है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर इश्यूज नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन। और आपको रिप्लाई करना है इफ एप्लीकेंट हैज फर्निश्ड क्लैरिफिकेशंस विद इन 7 वर्किंग डेज और वो सेटिस्फाइड है तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। इस सारे सिस्टम में ये पार्ट 2 में आपको एक मेन पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट जिसको हम कहते हैं डीम्ड अप्रूवल। इफ प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन, अगर प्रॉपर ऑफिसर विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद विद इन 3 वर्किंग डेज प्रॉपर ऑफिसर को एक तो इसको एक्सेप्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है या कुछ क्वेरी रेज करनी है। अगर वो 3 वर्किंग डेज तक के कुछ भी नहीं करता है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया है। मान लेते हैं उसने 3 वर्किंग डेज में कोई क्वेरी रेज किया और आपने क्लैरिफिकेशन दिया, तो क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद 7 वर्किंग डेज के अंदर में उसको अपना एक्शन लेना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। अगर वो 7 वर्किंग डेज तक के भी कुछ नहीं करता है तो इट विल बी डीम्ड एज योर रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। मतलब हमने क्या कहा, if the proper officer fails to take any action within 3 working days from the date of submission of application or within 7 working days from the date of receipt of clarification or information, then the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। तो ऐसा माना जाएगा कि आपका एप्लीकेशन क्या हुआ, डीम्ड टू हैव बीन अप्रूव्ड, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया है, ऐसा अज्यूम किया जाएगा। मतलब इसी चीज को अगर हमको सिंपली समझने का है तो जीएसटी का अगर रजिस्ट्रेशन देना है, सबसे पहले मुझे मेरा परमानेंट अकाउंट नंबर, मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। मेरा जो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी मेरा पैन जो है वो इनकम टैक्स के डेटाबेस से वैलिडेट होगा। मोबाइल और ईमेल एड्रेस को वैलिडेट किया जाएगा बाय सेंडिंग द वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी। इसके बाद एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा जो मुझे भेजा जाएगा। यूजिंग दिस टेम्पररी रेफरेंस नंबर मुझे मेरे बाकी के डॉक्यूमेंट्स और बाकी के सारी डिटेल सबमिट करनी है। ये होने के बाद मेरा एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर को 3 वर्किंग डेज है, 3 डेज नहीं 3 वर्किंग डेज है। 3 मतलब कोई अगर हॉलीडे है तो उसको एक्सक्लूड करने का है। मतलब मान लेते हैं आपने फ्राइडे को अप्लाई किया एंड सैटरडे एंड संडे इज हॉलीडे, तो सैटरडे एंड संडे को छोड़ दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे 3 दिन मिलेंगे उसको। तो प्रॉपर ऑफिसर को 3 वर्किंग डेज के अंदर में एक तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है या अपनी क्वेरी रेज करनी है। अगर 3 वर्किंग डेज में उसने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी REG 06। लेकिन अगर उसको कुछ क्वेरी है तो वो 3 वर्किंग डेज में क्वेरी रेज करेगा। तो आपके पास 7 वर्किंग डेज है। कितने वर्किंग डेज है? 7 वर्किंग डेज है। 7 वर्किंग डेज में आपको उसका आंसर करना है। अगर आपका आंसर सेटिस्फैक्टरी रहा तो आपको एप्लीकेशन आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। डीम्ड अप्रूवल कब माना जाएगा? कि जब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया और 3 वर्किंग डेज तक के कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना तो उसको रिजेक्ट किया, ना तो उसको एक्सेप्ट किया, ना ही कोई क्वेरी रेज किया। तो 3 वर्किंग डेज जैसे ही पास हो जाएंगे इट विल बी डीम्ड दैट और इट विल बी अज्यूम्ड दैट योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड। सिचुएशन 1 डीम्ड अप्रूवल वाला। डीम्ड अप्रूवल का सिचुएशन 2, मान लेते हैं आपने अप्लाई किया, 3 वर्किंग डेज में क्वेरी रेज किया प्रॉपर ऑफिसर ने, आपने रिप्लाई कर दिया, तो रिप्लाई रिसीव होने के बाद विद इन 7 वर्किंग डेज ही हैज टू टेक द एक्शन। अगर वो 7 वर्किंग डेज तक के कोई एक्शन नहीं लेता है तो इट विल बी डीम्ड दैट योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड, आपको सर्टिफिकेट विल बी ग्रांटेड। ठीक है। देन अगला पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको स्क्रीन पे जो दिया है एक बार आप रीड कीजिए, देन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जीएसटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए हमने क्या कहा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड इन फॉर्म जीएसटी REG 06। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटेन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको GSTN कहते हैं, जो कि 15 डिजिट का होता है। उसमें के पहले के 2 कैरेक्टर्स होते हैं स्टेट कोड
10 कैरेक्टर्स उसके बाद के होते हैं पैन, तो 2 + 10 12 हो गए। 2 कैरेक्टर्स आर फॉर एंटिटी कोड, तो 14 हो गए, एंड 1 इज चेकसम कैरेक्टर जो सिस्टम खुद वेरीफाई करता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटीएन कैसा है? ईच टैक्स पेयर इज असाइंड अ स्टेट वाइज पैन बेस्ड 15 डिजिट गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें के पहले के 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, आगे के 10 डिजिट होते हैं पैन, ठीक है। देन एंटिटी कोड ऑफ पैन होल्डर और बाय डिफॉल्ट कोड रहेगा, और आखिरी में क्या रहेगा? चेकसम डिजिट। आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। क्या 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 पता होना चाहिए आपको? सबसे पहली बात, सर्टिफिकेट जो आपको ग्रांट करते हैं वो फॉर्म नंबर कौन सा है? RAG06, ठीक है। उसमें के ये कितने डिजिट का होता है? ये टोटल जो होता है ये 15 डिजिट्स का होता है। उसमें के पहले 2 होते हैं स्टेट कोड, फिर 10 होते हैं पैन, फिर अगले 2 होते हैं एंटिटी कोड, और आखिरी में एक होता है चेकसम कैरेक्टर। अब आते हैं हम लोग स्पेशल प्रोसीजर फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को अपना जो जीएसटी का लायबिलिटी है वो एस्टिमेट करके एडवांस में जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। इन लोगों को जीएसटी गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या करना पड़ता है? एडवांस में। मतलब जैसे मान लेते हैं मैं महाराष्ट्र में आर्किटेक्ट का काम कर रहा हूं, मुझे वेस्ट बंगाल में एक ओकेजनली एक काम मिला, तो मुझे वेस्ट बंगाल में काम शुरू करने से पहले एडवांस में मेरा जीएसटी का लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एस्टिमेट करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेट या एस्टिमेट करके मुझे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को पूरा का पूरा भर देना पड़ेगा एडवांस में, एंड देन ओनली आई कैन वर्क देयर। सेम इज फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। ये बोलने के बाद साथ में 5 डेज बिफोर कमेंसिंग ऑफ द बिजनेस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक बार हम लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को देखते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, a casual taxable person is one who has a registered business in some state in India but wants to effect supplies from some other state in which he is not having any fixed place of business, जैसे कि हमारा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का एग्जाम। Such person needs to register in the state from where he seeks to supply as a casual taxable person. Non-resident taxable person मतलब क्या? A non-resident taxable person is one who is foreigner and occasionally wants to effect taxable supply from any state in India, and for that he needs to take GST registration. इसका explanation मैंने पहले भी दिया था, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे, a casual taxable person or a non-resident taxable person, पहले हम इसको पढ़ेंगे, later on we will explain this. A casual taxable person or a non-resident taxable person, special procedure इन लोगों के लिए, special procedure for casual taxable person and non-resident taxable person. A casual taxable person or a non-resident taxable person, GST law prescribes special procedure for registration as also for extension of the operation period of such casual taxable person or non-resident taxable person. They have to apply for registration at least 5 days in advance before making any supply. Registration is granted to them or period of operation is extended only after they make the advance deposit of the estimated tax liability. हमने कहा था एडवांस में आपको टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करना है। Registration is granted to them for a period specified in the registration application or 90 days from the effective date of registration. ठीक है, एक बार आप इसको पढ़िए, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अप्लाई करना है 5 डेज इन एडवांस फॉर रजिस्ट्रेशन। उनको अपना जीएसटी का लायबिलिटी एडवांस में डिपॉजिट करना है। साथ में एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है मैक्सिमम 90 डेज के लिए, 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जनरली अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आपको एक बार आपने नंबर ले दिया, आपको नंबर लाइफ टाइम तक के चलेगा, हर ईयर के लिए एनी नंबर ऑफ टाइम, अनलेस आप उसको सरेंडर करते हो, कैंसिल करते हो। लेकिन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो जो ओकेजनली कुछ काम कर रहा है
या आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो जो ओकेजनली कुछ काम कर रहा है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो रहेगा वो वैलिड रहेगा ओनली फॉर 90 डेज। जब आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा उसके बाद ओनली फॉर 90 डेज। 90 डेज के बाद में ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाएगा। या फिर अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बोला कि वैलिड है सिर्फ 40 डेज के लिए, देन इट विल वैलिड ओनली फॉर 40 डेज, बट मैक्सिमम पीरियड कितना है 90 डेज। आप चाहो तो उसे एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए क्या याद रखने का है, इनको 5 डेज प्रायर अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, नंबर 1। इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा मैक्सिमम 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर 2, इनको एडवांस में एस्टिमेट करके अपनी जीएसटी का लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में होने चाहिए। यानी कि they have to apply for registration at least 5 days in advance before making any supply. Registration is granted only for 90 days and they have to pay their estimated tax liability in advance. अब आते हैं अमेंडमेंट्स इन द रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट मतलब क्या है, चेंजेस। मतलब आपने जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन ले लिया, नाउ यू वांट टू चेंज योर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ फॉर सम वन और अनदर रीजन। आपको अपना जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन आपने जो लिया है वो क्या करना है, चेंज करना है। तो अगर कोई छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज है तो आप विदाउट द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन कोई बड़ा चेंज है तो आपको 15 दिन के अंदर में वो करके अप्लाई करके बताना पड़ेगा। लेट्स लुक एट दिस। Except for change in some core information in the registration application, a taxable person shall be able to make amendments without requiring any specific approval from the tax authority. कोर इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंज नहीं करे, छोटा मोटा चेंज करे, जैसे गली नंबर आपने गलत लिख दिया था या स्पेलिंग एरर है या कुछ क्लरिकल एरर है, तो उसको आप खुद जाके फीड कर दो, डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इन केस चेंज इज इन द कोर फील्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब आप अपना बिजनेस चेंज कर रहे हो, आप कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर रहे हो या कोई प्लेस ऑफ बिजनेस बंद कर रहे हो या आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहे हो, सो इन केस द चेंज इज इन द कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, द टैक्सेबल पर्सन विल अप्लाई फॉर अमेंडमेंट विद इन 15 days of the event necessitating the change and the proper officer then will approve the amendment within the next 15 days. For changes in the non-core field, no approval of the proper officer is required and amendment can be effected by the taxable person on his own on the common portal. मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में, कोई छोटा मोटा कॉस्मेटिक चेंज है, आप कॉमन पोर्टल पे जाओ, अपने हाथ से अप्लाई करो, चेंज हो जाएगा। कोई कोर इन्फॉर्मेशन में चेंज है, मतलब आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो, आप अपना पूरा का पूरा नाम ही चेंज कर रहे हो, आप कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर रहे हो या आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर रहे हो, तो आपको विद इन 15 डेज अप्लाई करना है। मतलब मान लेते हैं आपने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई से शिफ्ट करके नागपुर लेकर गए, तो ये जैसे ही आप नागपुर लेकर गए विद इन 15 डेज यू हैव टू अप्लाई फॉर द चेंज, और प्रॉपर ऑफिसर नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। मतलब अगर अमेंडमेंट करना है, नॉन कोर डेटा में अगर अमेंडमेंट है तो आप खुद के कॉमन पोर्टल पे जाके जो क्लरिकल चीजें के चेंज करने वो चेंज कर सकते हो। कोर डेटा में अगर कुछ अमेंडमेंट है तो वो इवेंट जब हो जाएगा उसके बाद में 15 दिन के अंदर में विद इन 15 डेज यू नीड टू अप्लाई फॉर चेंज, और प्रॉपर ऑफिसर नेक्स्ट 15 डेज में उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। ओके, देन कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल और सस्पेंड कब होगा, कॉमन सेंस में आप समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब होगा, जब आपने बिजनेस ही बंद कर दिया तब, या आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तब आपका कैंसिल हो जाएगा। आप खुद होके भी अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि ऐसा कोई इवेंट हुआ जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसल्ड, तो खुद होके भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए उसको आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है, ही मस्ट गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, तो एक बार कैंसिलेशन को हम पढ़ लेते हैं, देन वी विल एक्सप्लेन इट अगेन। Registration can be cancelled either by proper officer or on an application of the registered person. कब, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू कर लिया आपने, ट्रांसफर कर दिया बिजनेस किसी को, अमलगमेशन हो गया है ना, या डीमर्जर हो गया, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप से कंपनी हो गया, प्रोप्राइटरशिप से कंपनी हो गया, चेंज हो गया,
टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, आपका टर्नओवर कम हो गया, यू आर नो लॉन्गर टू बी रजिस्टर्ड, तो आप खुद होकर अप्लाई कर सकते हो फॉर कैंसलेशन ऑन योर ओन। अगर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन कब अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावेंड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन। रजिस्टर्ड कौन सी प्रोविजन, अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर कंटिन्यूस 6 months, 3 months for composition supplier, voluntary registered person has not commenced the business within 6 months from the date of registration, registration was obtained by means of fraud or willful misstatement or suppression of fact. Once a registered person has applied for cancellation of registration or the proper officer seeks cancel his registration, proper officer may suspend his registration during the pendency of proceedings relating to cancellation of registration filed by such registered person. ये क्या है हम लोग समझेंगे वन बाय वन। आई अग्री आपको बहुत सारा थियरी लग रहा होगा, बट इसमें क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं और उसको इतने ही पॉइंटर्स में पढ़ना जरूरी है। मैं चाहता तो कुछ कंटेंट को कट कर सकता था जो मॉड्यूल में भी नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये कंटेंट भी पूछते हैं, इसलिए हमें प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। पहली बात, रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड ऑन योर ओन, आप खुद होके, या जीएसटी डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड इधर बाय प्रॉपर ऑफिसर और ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। कब आप ऑन योर ओन कब कर सकते हो, जब आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, आपने बिजनेस बंद कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया या अमलगमेशन हो गया, तब आपका बिजनेस का जो मेन नेचर या कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो गया, प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप या कंपनी या कुछ और हो गया, और या फिर आप टैक्सेबल पर्सन हो ही नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर खुद होके आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब करेगा, जब आपने कंटिन्यूअस 6 महीने के लिए रिटर्न नहीं भरा, कंटिन्यूअस 6 महीने के लिए, कंटिन्यूअस 6 महीने के लिए, मतलब मान लेते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने में आपने एक भी महीने में रिटर्न नहीं भरा, तो आपका रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड ऑन इज ओन। लेकिन मान लेते हैं आपने अप्रैल में, जून, जुलाई में तो नहीं भरा, बट अगस्त में भर दिया, फिर सितंबर में नहीं भरा, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो नहीं सकता, बिकॉज कंटिन्यू बैक टू बैक 6 महीने आपने रिटर्न भरना नहीं चाहिए। कंटिन्यू का है बैक टू बैक 6 महीने, 2 महीने में भरा, फिर 3 महीने नहीं भरा, फिर 1 महीने में भरा, तो चलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्टली कैंसिल कर नहीं सकता। 3 months फॉर कंपोजिशन डीलर, अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको 3 महीने अगर आपने कंटिन्यूस रिटर्न नहीं भरा तो आपका रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। अगर आपने वॉलेंटरी खुद होकर रजिस्ट्रेशन लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने तक अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, इफ यू हैव टेकन वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन बट यू हैव नॉट कमेंस्ड द बिजनेस 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब का रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। And if the registration was obtained by means of fraud, willful misstatement और suppression, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो एक बार आप लोग के स्क्रीन पर जो दिख रहा है आप लोग एक बार रीड कीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो कैंसिल कब हो सकता है, आप खुद कब कर सकते हो, जब आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, अमलगमेशन कर दिया, आपके बिजनेस में चेंज हो गया, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, तब कैंसिल कर सकते हो। प्रॉपर ऑफिसर खुद होकर कब कर सकता है, जब आपने कंटिन्यू, अगर आप नॉर्मल एसएससी हो, कंटिन्यू 6 महीने तक के आपने रिटर्न ही नहीं भरा, और अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो, जिसका सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा या मिल चुका है तो अच्छी बात है, अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हो 3 महीने तक अगर आपने रिटर्न नहीं भरा, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। आपने वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन 6 महीने तक के आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। या फिर आपने अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। अब कुछ चीजें समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपने डे 1 को अप्लाई किया फॉर कैंसलेशन के लिए, ठीक है, अप्लाई किया, और
डे 4 को वो अप्रूव हो चुका है। तो इन बिटवीन पीरियड में मतलब डे 2 एंड डे 3 इन दो पीरियड के लिए प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। मींस आपने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया या प्रॉपर ऑफिसर ने ऑन हिज ओन कैंसलेशन की प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो जब तक के कैंसिल नहीं होता अप्लाई और प्रोसीजर स्टार्ट टिल द डेट ऑफ कैंसलेशन, इन बीच के पीरियड में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो सकता है, सस्पेंशन मोड में रह सकता है। इट कैन बी सस्पेंडेड। अब आगे प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन कैसी है एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसलेशन, जब आप खुद होकर अप्लाई कर रहे हो कैंसलेशन के लिए, registered person seeking cancellation shall apply for the same within 30 days of occurring of the event warranting such cancellation. Proper officer shall issue the order of cancellation within 30 days of the submission of the application for the same. Where proper officer cancels the registration, proper officer shall issue SCN मतलब show cause notice to the registered person who has to reply to the said notice within 7 days. कितने डेज के अंदर में, 7 डेज के अंदर में. Proceedings shall be dropped if रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी था, या वेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू द एससीएन पर्सन फर्निशेस ऑल पेंडिंग रिपोर्ट्स और रिटर्न्स एंड मेक्स फुल पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये जो ऑन हिज ओन कैंसलेशन वो कैंसिल हो, उसकी प्रोसीजर को रोक दिया जाएगा। नहीं तो फिर कैंसलेशन ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 30 डेज ऑफ रिप्लाई टू द एससीएन वेयर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। मतलब क्या है, अगर आपको खुद को अप्लाई करना है, मान लेते हैं आपके बिजनेस का अमलगमेशन हो गया, तो ये होने के बाद विद इन 30 डेज आप अप्लाई करो फॉर कैंसलेशन और प्रॉपर ऑफिसर नेक्स्ट 30 डेज में आपको कैंसलेशन दे देगा। प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन कैंसिल करना चाहता है तो वो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने 6 महीने तक की रिटर्न नहीं भरे, या मुझे ऐसा लगता है कि आपने फ्रॉड किया है, विलफुल मिसस्टेटमेंट किया, इसके लिए मैं आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपको विद इन 7 डेज में रिप्लाई करना है, विद इन 7 डेज में रिप्लाई करना है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, या आपने सारे पेंडिंग रिटर्न्स भर दिए, आपने सारा टैक्स भर दिया तो भी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है या आपने पेंडिंग रिटर्न्स या टैक्स नहीं भरा, देन योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी से अबाउट प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन। आगे रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, मतलब आपका अभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, उसे रिवोक करना है, वापस लेना है। मतलब प्रॉपर ऑफिसर ने खुद होकर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, अब आपको लग रहा है कि नहीं यार ये कैंसिल तो गलत हुआ, तो आप उसको रिस्टोर, आपका रजिस्ट्रेशन वापस कैसे पाओगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देन वी विल गो फॉर द प्रैक्टिकल। तो इन केस वेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड सू मोटो by the proper officer, the taxable person can apply within 30 days of the service of cancellation order requesting the proper officer for revoking the cancellation order by him. However, before so applying, the person has to make good the default by filing pending returns and making due payment for which registration was cancelled by the officer. If satisfied, the proper officer will revoke the cancellation earlier ordered by him. However, if proper officer concludes to reject the request for revocation of cancellation, he will first observe the principle of natural justice by way of issuing notice to the person and hearing him on the issue. मतलब क्या है, प्रॉपर ऑफिसर ने सू मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, उसका ये बोलना है कि आपने 6 महीने तक के कंटिन्यूअसली रिटर्न्स नहीं भरे, कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक के आपने रिटर्न्स नहीं भरे, इसके लिए मैं सू मोटो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपको ऑर्डर जैसे ही मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, विद इन 30 डेज आप अप्लाई कर सकते हो कि भैया ये कैंसिलेशन को रिस्टोर करो, इस कैंसिलेशन को रिजेक्ट करो या रिवोक करो। तो 30 डेज में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो करने के पहले आपने जो भी डिफॉल्ट किया था, जैसे कि आपने रिटर्न नहीं भरे थे आपको भर देना पड़ेगा, टैक्स नहीं भरा तो वो भी आपको भर देना पड़ेगा। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया तो आपका जो कैंसिलेशन वाला जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन था उसे रिस्टोर कर देगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन भी क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम इसके प्रैक्टिकल्स की तरफ। ये जो प्रैक्टिकल है, इस तरीके का प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए। बाद में मैं बताऊंगा थ्योरी क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं, बट पहले हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पानी खत्म हो गया। तो क्या कहा क्वेश्चन, आपको देखिए, हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। मिस्टर एक्स, अ डीलर डीलिंग विथ इंट्रास्टेट सप्लाई, पूरा का पूरा सप्लाई इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट नहीं है। इंटरस्टेट होता तो उसको एनीवेज रजिस्ट्रेशन करना पड़ता। मिस्टर एक्स, अ डीलर with intrastate supply of goods and services has a place of business in India furnishes the following information for the financial year. Sale of taxable goods by head office located in Chennai 1 lakh. Sale of supply of taxable services by branch office at Bengaluru 50,000. Supply of goods exempted from GST 10,000. Export of goods and services 2 lakh. Sale of goods acting as agent on behalf of principal 15 lakh. State whether Mr. X is required to be registered under GST law. अब ये करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरा अग्रीगेट टर्नओवर। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरा अग्रीगेट टर्नओवर। अब अग्रीगेट टर्नओवर में तो सब कुछ आता है, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज आती है, एग्जेम सप्लाई आती है, एक्सपोर्ट आती है, इंटरस्टेट सप्लाई आती है, ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट कुछ सप्लाई कर रहे हो तो वो भी आता है। तो अगर ये अग्रीगेट टर्नओवर मेरी जो स्पेसिफाइड लिमिट है, यहां पे इसने कहा है कि ये सर्विसेज भी सप्लाई कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, ही इज सप्लाइंग सर्विसेज एज वेल, तो गुड्स भी कर रहा है, सर्विसेज भी कर रहा है। तो और जो पर्टिकुलर स्टेट में वो काम कर रहा है उसके लिए लिमिट मेरे हिसाब से 20 लाख की है। ठीक है, तो 20 लाख का ऊपर का अगर उसका टर्नओवर होगा तो उसे जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको पूछा है स्टेट वेदर मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, यस और नो के फॉर्मेट में। ओके, अगर उसका टर्नओवर वो जो हमारी स्पेसिफाइड लिमिट है उसके ऊपर अगर जाएगा तो उसे जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मुझे उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा अग्रीगेट टर्नओवर। अगर ये टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट के ऊपर जाता है तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट। तो हम कर रहे हैं, एक्स नाम है इसका, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। कंप्यूटेशन ऑफ aggregate turnover ठीक है, पहले मैं वो निकाल लेता हूं। टीओ मीन्स टर्नओवर, आप लोग पूरा लिखने का। सबसे पहले सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन चेन्नई, तो फर्स्ट मैं लेता हूं सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ये हमारे अग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में आता है, कितना है 1 लाख, तो यहां पर हमने ले लिया 1 लाख रुपया। दूसरा क्या है, सेल ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, वो भी हमको ऐड करना है 50,000 का। दूसरा सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, कितना है 50,000। थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड, इवन दो योर इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई इट इज टू बी एडेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर। देखो हमने कहा है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है उसको भी ऐड करना पड़ेगा आपको, टैक्सेबल रो, एग्जेम्प्ट रो, इंटरस्टेट रो, ऑन बिहाफ ऑफ एन एजेंट के बिहाफ पे कर रहे हो या ऑन योर ओन अकाउंट कर रहे हो उसको भी हमें ऐड करना है। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी ऐड करना है, ठीक है ना, 10,000 का है। तो थर्ड एग्जेम्प्टेड supply of goods
कितना है 10,000। फोर्थ, सिमिलरली एक्सपोर्ट दिया है, वो भी हमको ऐड करना है। तो फोर्थ इज एक्सपोर्ट, किसका एक्सपोर्ट है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितने का एक्सपोर्ट है आपका, 2 लाख रुपए का, तो ये भी आप ऐड करोगे। फिफ्थ क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ एजेंट, तो वो भी ऐड करना है। सेल ऑफ गुड्स एज एन एजेंट, कितना ये 15 लाख, तो ये भी हम ऐड करेंगे। कुछ और बचा है क्या, पांचों के पांचों नाम ले लिए हमने। अब इसका करिए टोटल। अगर ये अग्रीगेट टोटल, अगर ये टोटल 20 लाख के ऊपर जाता है तो आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज यू डिड नॉट टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। तो देखिए कितना है, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 15 लाख, तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है 18,60,000 रुपीज में। रिकन्फर्म कर लेते हैं, 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 15 लाख, तो ये कितना हो रहा है 18,60,000। तो क्या आपका टर्नओवर 20 लाख की जो हमारी लिमिट हम पढ़ रहे थे सर्विसेज और गुड्स दोनों के लिए, उसके ऊपर है, आंसर इज नो, देयरफॉर यू नीड नॉट टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ। इसके आंसर में आपको क्या कैसे लिखना है, पहले तो ये करना है कॉम्पिटिशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, उसमें ये 1 सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स 1 लाख, 2 सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 50,000, 3 exempted सप्लाई ऑफ गुड्स 10,000, 4 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2 लाख, 5 सेल ऑफ गुड्स एज एन एजेंट 15 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर 18,60,000। पहले आपको ये लिखना है, उसके नीचे लिखने का है, सिंस aggregate turnover do not exceed the specified limit, Mr. X is not required to be registered under GST law. Since aggregate turnover do not exceed the specified limit, चाहिए तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ₹20 लाख, Mr. X do not required to take registration under GST law. Is it clear? तो यहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन नाम का चैप्टर कंप्लीट होता है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, इस वीडियो को मैं एंड करूं उसके पहले, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं एक बार रजिस्ट्रेशन की सारी चीजें आपको फिर से क्विकली रिवाइज कर देता हूँ, क्विकली रीड ऑन कर देता हूँ, और साथ में जैसे कि प्रैक्टिकल में कैसा क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, थ्योरी में भी किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड। शुरुआत से शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला पार्ट, इस पॉइंट पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू या ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। जैसे registration of GST is PAN based but state specific, true. One registration per state or union territory is required, that is also true. ठीक है, GSTIN is of the dash digit, तो आपको लिखना पड़ेगा it is of the 15 digit. ठीक है, तो the registration in GST is PAN based and state specific. One registration per state और union territory आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो एक ही स्टेट में अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है तो हर ब्रांच के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम जीएसटीएन कहते हैं 15 डिजिट का नंबर है जो कि पैन बेस्ड है, और आपको एक ही रजिस्ट्रेशन से आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी वगैरह पे कर सकते हो उस पर्टिकुलर स्टेट में। आगे रजिस्ट्रेशन की जो आपकी रिक्वायरमेंट इट इज बेस्ड ऑन द वन थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि हमने पढ़ी थी 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख। अगर बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर रहे हो बाय वे ऑफ सक्सेशन तो ट्रांसफर हैज टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अमलगमेशन हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, तो ट्रांसफर अगेन नीड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन और उसे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी एज मे बी रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हुए रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी है, अगर आपका मणिपुर,
मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा में अगर आपका बिजनेस है तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज ₹10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपका बिजनेस अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना में है तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपका बिजनेस इनके अलावा किसी और स्टेट में है, आप सिर्फ ओनली एंड ओनली सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख, आप ओनली एंड ओनली गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो 40 लाख, आप गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हो तो कितनी लिमिट लगेगी? 20 लाख की। इस पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसके लिए लिमिट हमें यूज करनी पड़ती है। आगे एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? टैक्सेबल सप्लाई पूरा आएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई पूरा आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, इंटरेस्टेड सप्लाई आएगा, इस सब का टोटल होगा एग्रीगेट टर्नओवर। और ये आपको अपने पूरे इंडिया में जितना भी ये सप्लाई उसको ऐड करके निकलना पड़ेगा। दैट मींस दिस एग्रीगेट टर्नओवर विल बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर सेम पैन। एग्जाम में व्हाट दे कैन आस्क डिफाइन टर्म एग्रीगेट टर्नओवर, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। इसका लिंक प्रैक्टिकल में भी लगता है। फिर एग्रीगेट टर्नओवर में एक्सक्लूड क्या क्या होता है? ऐसे सारे इनवर्ट सप्लाईज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है और जीएसटी लॉ के अंदर का जितना भी टैक्स होगा वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन से हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। आगे है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर दी इंस्टेंसेस वेयर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज रिक्वायर्ड। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पर जीएसटी लॉ में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड? तो उसमें इंटरेस्टेड सप्लायर, उसमें भी इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ सर्विसेज है तो 20 लाख तक के करने की जरूरत नहीं है, या फिर इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है तो भी 20 लाख तक के करने की जरूरत नहीं है। ये अगले स्लाइड में हमने पढ़ा था। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो फॉर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख रुपए तक के आपको लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, अगर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरना है तो आपको मैंडेटरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो भी आपको मैंडेटरी जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एज एन एजेंट किसी दूसरे के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी लॉ में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और एनी अदर क्लास ऑफ पर्संस और एनी अदर क्लास और पर्संस एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक बार फिर से टर्नओवर बेस पे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा अगर टर्नओवर अपने लिमिट से ऊपर गया तो। लेकिन ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे अगर आपका टर्नओवर 1 लाख रुपीज भी रहा या 50,000 रुपीज भी रहा तो भी आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कब? जब आप इंटरेस्टेड सप्लायर हो, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी भरना है, और आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आप एज एन एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई कर रहे हो, या फिर एनी अदर क्लास ऑफ पर्संस और क्लास नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब हम ऐसे सिचुएशंस पढ़ रहे हैं व्हेन यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका टर्नओवर चाहे जितना भी हो, 1 करोड़ 2 करोड़, तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब? व्हेन यू आर अ पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली, मतलब ओनली एंड ओनली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज बोथ नॉट लायबल टू टैक्स और ओनली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हो जो टैक्सेबल नहीं है या जो कि एग्जेम्प्ट है। अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहे हो तो आप दोनों का टोटल करोगे, दोनों का टोटल 10 लाख 20 लाख या 40 लाख एज द केस में भी उसके ऊपर जाएगा तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करोगे। जीएसटी सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई पे चार्ज किया जाएगा, एग्जेम्प्ट पे चार्ज किया नहीं जाएगा। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो आप एज अ कल्टीवेशन ऑफ लैंड के निकाल के जो भी बेच रहे हो उसके लिए आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली रिवर्स चार्ज का सप्लाई करते हो, मतलब आप ऐसे सप्लायर हो जिसका पूरा का पूरा सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल है, देन अगेन यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। आप ऐसे पर्सन हो, पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू ₹20 लाख, टैक्सेबल सर्विस के लिए सिर्फ ये गुड्स के लिए नहीं है, इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहे हो अप टू 20 लाख, यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। आप ऐसे पर्सन हो इज मेकिंग इंटरेस्टेड टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू ₹20 लाख, अगेन यू नीड नॉट टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो,
making interested taxable supplies of notified handicraft goods up to rupees 20 lakhs. Again, you need not to take registration under GST law. So person not liable for registration में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? Who are the persons not liable for registration under GST law irrespective of turnover? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. उसमें कौन कौन? Person engaged exclusively in the supply of goods or services both not liable to tax और only exempt from tax. अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो भी जरूरत नहीं है. आप ऐसा सप्लाई कर रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है तो भी जरूरत नहीं है. आप इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ सर्विस हो तो 20 लाख के ऊपर ही करो रजिस्ट्रेशन. गुड्स के केस में तो इंटरेस्टेड हो तो करना पड़ेगा. आप इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो तो 20 लाख के ऊपर करो. या नोटिफाइड आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, इंटरेस्टेड सप्लाई करो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो आपको भी 20 लाख का लिमिट लगेगा. वेयर एंड व्हेन टू अप्लाई, इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ. या ऑब्जेक्टिव आ सकता है डैश नंबर ऑफ डेज में आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैज टू अप्लाई फॉर डैश विद इन डैश नंबर ऑफ डेज फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सो अगर आप नॉर्मल एसएससी हो तो आपको हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी में अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days 30 days from the date on which you become liable for registration. अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन. और आपको अपना जीएसटी भी एडवांस में भरना है. और आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा ओनली फॉर 90 days 90. सर क्या मैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? डेफिनेटली आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. और यूनाइटेड नेशंस या फिर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को यूआईएन अलॉट किया जाएगा सो दैट वो अपने जीएसटी का क्या करें, रिफंड इफ एनी क्लेम करें. देन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या रहेगी? एग्जाम में सवाल आ सकता है डायरेक्टली, व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है. आ चुका है इसके पहले भी, आगे भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस. जो भी थ्योरी क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ एक तो वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और अगर नहीं आए तो उनकी हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की. तो इफ एप्लीकेशन इज सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे उसके बाद में विद इन 30 days आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, तो जिस दिन को यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन दैट विल बी रिफ्लेक्टेड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. और अगर आपने एप्लीकेशन आफ्टर 30 days सबमिट किया then effective date will be the date of grant of registration. मतलब एग्जाम में सवाल कैसे आ सकता है, what is will be the effective date of registration, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. अगर आपने विद इन 30 days अप्लाई कर दिया then effective date of registration will be the date when you become liable for registration. अगर आपने आफ्टर 30 days किया, effective date will be the date of grant of registration certificate will be the effective date. देन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या याद रखने का है, कुछ सिंपल पॉइंट्स याद रखने हैं कि रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करने के लिए पहले आपको अपना पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी 01. आपका जो पैन है वो इनकम टैक्स के डेटाबेस से वेरीफाई किया जाएगा. मोबाइल और ईमेल आईडी जो है वो ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा. ये सब वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसको यूज करके आप कॉमन पोर्टल पे बाकी के डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन सबमिट करोगे. वो फिर एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड किया जाएगा. प्रॉपर ऑफिसर उसे वेरीफाई करेगा. उसे 3 वर्किंग डेज में रिप्लाई देना है. अगर ये प्रॉपर ऑफिसर 3 वर्किंग डेज में रिप्लाई नहीं देता है तो इट विल बी डीम्ड दैट योर रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड. इन केस उसने 3 वर्किंग डेज में कुछ डिस्क्रिपेंसी और क्वेरी रेज किया तो आपको 7 वर्किंग डेज में रिप्लाई करना है. और उसके बाद में अगर आपके रिप्लाई के विद इन 7 वर्किंग डेज अगर वो कुछ नहीं करता है तो इट विल बी डीम्ड दैट रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड और सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड. सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इन द फॉर्म नंबर REG06 के अंदर में. एक बार आप वीडियो को पॉज करके ये डीम्ड वाली प्रोविजन फिर से पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. अब
आगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में हमने क्या कहा, एग्जाम में सवाल आ सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन GSTIN और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जब प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन आए तो आपको पॉइंटर्स में लिखना है। सबसे पहला, फॉर रजिस्ट्रेशन वी नीड वैलिड पैन, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस हैज टू बी सबमिटेड इन दी पार्ट ए इन फॉर्म नंबर GSTRG 01। तीसरा पॉइंट, permanent account number will be verified with income tax database and mobile and email ID will be verified with the help of OTP. Fourth point, after this temporary reference number will be generated and sent on the email address. Then fifth point, based on this temporary reference number your person has to submit other details and documents. Then the application will be forwarded to the proper officer. If the application is found in order, then within 3 working days, registration will be granted in the form number RG06. Next point maayega, if there is any discrepancy, proper officer has to communicate within 3 working days. Then person has to apply within or reply within 7 working days. And if satisfied, registration will be granted. और आखिर में डीम्ड वाला का प्रोविजन लिखना है आपको। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे सवाल कैसे आ सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड इन डैश फॉर्म, आपको पता होना चाहिए उसका RG06 है। राइट शॉर्ट नोट ऑन GSTN आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 डिजिट का कोड है, ये GST का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, उसमें 2 डिजिट क्या होते हैं, 10 डिजिट क्या होते हैं, अगले 2 डिजिट क्या होते हैं, लास्ट का 1 डिजिट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड इन फॉर्म नंबर GST RG06, इट इज 15 डिजिट कोड डिजिट नंबर, GSTIN इज 15 डिजिट नंबर, जिसमें के पहले 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, नेक्स्ट 10 डिजिट होते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, आगे के 2 कैरेक्टर्स होते हैं एंटिटी कोड और आखिरी में एक होता है चेकसम कैरेक्टर जिसमें चेकसम किया जाएगा। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए स्पेसिफिक एक स्पेशल प्रोविजन है, हमने पढ़ा था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन, एक बार क्विकली रीड करते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। वैसे पूछने के चांसेस कम है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट नोट, बट पूछ सकते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं क्विकली। A casual taxable person is one who has a registered business in some state in India but wants to effect supplies from some other state in which he is not having any fixed place of business. Such person needs to be registered in the state from where he seeks to supply as a casual taxable person. Non-resident taxable person कौन है? A non-resident taxable person is one who is foreigner and occasionally wants to effect taxable supplies from any state in India and for that he needs GST registration. मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? एक ऐसा पर्सन जिसका जनरली बिजनेस किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में इंडिया में, बट वो किसी दूसरे स्टेट में सप्लाई करना चाहता है तो उसको वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, उस स्टेट के लिए वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रहेगा, सिटी पे रहेगा। और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? ऐसा इंसान जो फॉरेनर है, ओकेजनली इंडिया से सप्लाई करता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर क्या है? पहले तो उसको 5 डेज बिफोर कमेंसिंग ऑफ द बिजनेस अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, सप्लाई करने के 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा, एडवांस में एस्टिमेट करके GST का लायबिलिटी भरना पड़ेगा और इसका सर्टिफिकेट वैलिड कितने दिन के लिए रहेगा? ओनली फॉर 90 डेज, सिर्फ 90 दिन के लिए इसका GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो स्पेशल प्रोसीजर फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। सो हमने क्या कहा, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए स्पेशल प्रोविजन है, GST लॉ प्रिस्क्राइब स्पेशल प्रोविजन और स्पेशल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। दे हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई, सप्लाई करने के पहले 5 दिन एडवांस में आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड to them or period of operation extended only after they make advance deposit of the estimated tax liability. उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी है उनको उनका एस्टिमेट करके एडवांस डिपॉजिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब मैक्सिमम पीरियड ऑफ योर रजिस्ट्रेशन इज 90 डेज। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जितने दिन बोले उतने दिन या फिर 90 डेज। अमेंडमेंट टू द रजिस्ट्रेशन, सिंपल प्रोसीजर, अगर नॉन कोर पार्ट में आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो आप खुद को अमेंडमेंट कर सकते हो, अगर कोर फील्ड में आप अमेंडमेंट हो रहा है तो विद इन 15 डेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए, और
वो जो अप्रोप्रिएट ऑफिसर है नेक्स्ट 15 डेज में अप्रूव कर देगा। सवाल आ सकता है कि अमेंडमेंट को कितने डेज के अंदर में अप्लाई करना है या अमेंडमेंट का अप्रूवल कितने डेज में मिल सकता है। कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर सवाल कैसा आ सकता है, हाउ द रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड और हाउ द रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड, लाइक दिस फॉर्मेट में सवाल आ सकता है आपको इसके ऊपर। तो कैंसलेशन आप खुद होके भी कर सकते हो या प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन अकाउंट भी कर सकता है। आप खुद होके कब करोगे, जब आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया या ट्रांसफर हो गया या अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया एक्सेट्रा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ तब, एंड व्हेन यू आर नो लॉन्गर टैक्सेबल पर्सन, तब आप कैंसलेशन के लिए अप्लाई करोगे। प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन खुद होके भी कैंसिल कब कर सकता है, जब आपने कंटिन्यूअस 6 मंथ्स तक की रिटर्न नहीं भरा तब, और कंपोजिशन डीलर हो तो 3 महीने तक की रिटर्न नहीं भरा तब। अगर आप वॉलंटरीली रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन आपने 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स लिया है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। एंड द डे व्हेन यू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन एंड टिल द डेट द कैंसिलेशन इज अप्रूव्ड, इस पीरियड के बीच में अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन है, एक बार आप क्विकली गो थ्रू कर लीजिए। आपको 30 डेज के अंदर में अप्लाई करना है। अगर आपको ऑन योर ओन कैंसिल करना है तो आपको विद इन 30 डेज अप्लाई करना है। प्रॉपर ऑफिसर नेक्स्ट 30 डेज में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। अगर वो सू मोटो ऑन हिज ओन कर रहा है तो आपको एक नोटिस देगा, जिस नोटिस का आपको रिप्लाई देना है विद इन 7 डेज। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी या आपने जो भी रिटर्न नहीं भरे थे या टैक्स पेमेंट नहीं किया था आपने, अगर वो पेमेंट कर दिया तो कैंसिलेशन प्रोसीजर्स को क्या किया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा। आपका एप्लीकेशन या आपका रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटीआईएन का वो वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपने कुछ एक्टिविटी नहीं किया देन योर एप्लीकेशन और देन योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद आपको उसे रिवोक करना है, आपको उसको वापस लेना है। सो वेयर प्रॉपर ऑफिसर ने सू मोटो आपका कैंसिलेशन का आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो कैंसिलेशन ऑर्डर आने के बाद में विद इन 30 डेज आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये करने से पहले आपने जो भी डिफॉल्ट किया था उसे करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो भी रिटर्न्स नहीं भरे उनको भरना पड़ेगा, जो भी जीएसटी का पेमेंट नहीं किया उनको पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कर देगा। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन वो क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन वो कैंसिल करने से पहले, रिवोकेशन एप्लीकेशन कैंसिल करने से पहले उससे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी जरूरी है, मैंडेटरी है। तो हमने क्या कहा, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने इसके एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। In case where registration is cancelled suo moto by a proper officer, taxable person can apply within 30 days of service of cancellation order requesting the officer for revoking the cancellation order। 30 days में अप्लाई कर सकता है। However, before so applying, person has to make good the default by filing pending returns or making appropriate payment। If satisfied तो आपका रिस्टोर कर देंगे, नहीं तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेंगी और आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन क्या होगा, कैंसिल होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो आपको इसमें 4 पॉइंट लिखने हैं। हाउ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल एंड इट कैन बी रिवोक्ड अगेन, तो उसमें आपको यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं। देन हमने एक क्वेश्चन भी किया था। सो ऑन दिस पॉइंट आई क्लोज दिस वीडियो। रजिस्ट्रेशन चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।